अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि बशार अल असद एक डिपोज डॉक्टर प्रेसिडेंट सीरिया के रशिया के अंदर अब एक नई ज़िंदगी बनाना चाहते हैं और एक क्लिनिक चलाना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं ख्वाब देखता हूँ कि मैं दोबारा प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर लूँ। उसी तरह हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब एक डेंटिस्ट डॉक्टर, ऑल्दो आई फील लाइक डॉक्टर्स नाराज़ होते हैं, डेंटिस्ट को डॉक्टर्स कहते हैं, बट चलें हम डॉक्टर साहब कहते हैं उन्हें। वो भी अमेरिकन मीडिया के ऊपर एक काफ़ी मेन स्टेट बनना शुरू हो गए हैं, एक स्टेपल बनना शुरू हो गए हैं। आपको बार बार अब नज़र आता है कि वो पहले तो वो छोटे चैनल्स के ऊपर आ रहे थे, फॉक्स के, क्योंकि वो 10-15 चैनल होते हैं, पहले उन पर आया करते थे, अब वो ज़रा मेन चैनल्स की तरफ आ रहे हैं। और उनके साथ एक डिस्कशन की गई CNN के ऊपर। अब जाहिर बात है, जब अमेरिकन मीडिया पे जैसे CNN पे अगर आप आ रहे हैं, जो कि लिबरल मीडिया है जनरली, तो वो एक सरसरी डिस्कशन लाजमन की जाती है मीडिया फ्रीडम से मुतल्लिक, पॉलिटिकल सूरत हाल पाकिस्तान में। अब सब ठीक है ना आपके यहाँ? जिस तरह वो अमीर रिश्तेदारों के पास नहीं जाते, तो वो आपका बेटा, मतलब अब वो ठीक है ना? सॉरी। बहरहाल वो हमारे अमीर रिश्तेदारों के घर गए तो ड्राइंग रूम में उन्होंने पूछ लिया कि आपका मुल्क अब ठीक ही चल रहा है ना? तो वो सारी जब सरसरी गुफ्तगू की गई तो बड़े एक स्नीकी तरीके से उसमें एक सवाल डाला गया और कॉन्वर्सेशन का पूरा रुख मोड़ दिया गया। टैरिफ्स की भी बात हुई, पहले मैं ज़िमनन जिक्र कर देता हूँ, तो आरिफ अलवी साहब ने कहा नहीं, बायलैटरल ट्रेड होना चाहिए। उन्होंने भी जेनेरिक स्टेटमेंट दी कि नहीं, अच्छी बात है, होना चाहिए, ज़्यादा कोई कॉमेंट्री नहीं की। उसके अंदर एक बहुत स्टार्टलिंग एक रेवलेशन थी और एकदम से एक शार्प टर्न था इंटरव्यू के अंदर कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिकन सदर, वो पाकिस्तान की मिनरल रिसोर्सेज को बड़ी एक करीबी निगाह से देख रहे हैं। ये मेरे लिए भी नई खबर थी, आपके लिए भी एक नई खबर होगी। और बलूचिस्तान को वो ख़ास तौर पे लेके वो बड़ा एक सीरियस अपना इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन एक देख रहे हैं। और उनसे फिर इसके बारे में पॉलिटिकल और सोशल जो सिक्योरिटी का माहौल है बलूचिस्तान के बारे में, उसके बारे में पूछा गया। आरिफ अलवी साहब ने फिर वही एक ऑब्वियसली अपनी पार्टी लाइन भी टोकी कि अगर इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो अवाम के मैंडेट के मुताबिक होता तो फिर बलूचिस्तान के अंदर अनरेस्ट की सूरत हाल नहीं होती और इट वुड हैव बीन अनलाइकली। और उन्होंने ब्लेम किया कि जो अनरेस्ट है बलूचिस्तान के अंदर, वो बलोच कम्युनिटी को जो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, क्योंकि उनके ऊपर लीडरशिप जो है वो सेंटर की तरफ से, स्टेट की तरफ से इम्पोज की जाती है। उन्होंने फिर एक पैगाम भी दिया बलूचिस्तान की यूथ को कि देखें, आप गुमराह होकर गलत राह पे मत चलें, असला मत उठाएं, और आपकी जो डिसनफ्रेंचाइजमेंट है उसके खिलाफ आप जो हैं वो सिविल और पॉलिटिकल रास्ते इख्तियार करें, ये वायलेंस जो है। और लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ब्लेम जो है वो बुनियादी तौर पर रियासत के ऊपर डाला कि इनकी अपनी गलती है, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को पाकिस्तान के अंदर फंक्शन नहीं करने देते। लेकिन ये जो कीन इंटरेस्ट है बलूचिस्तान के अंदर, ये अनकैरेक्टरिस्टिक है अमेरिकन स्टेट मीडिया के लिए। ये बहुत अनकैरेक्टरिस्टिक है अमेरिकन स्टेट मीडिया के लिए। मैं पर्सनली इसके ऊपर अभी कोई राय देना नहीं चाहता कि ये किस तरफ एंगलिंग की जा रही है, बट इसकी टाइमिंग पाकिस्तान की मिनरल्स कॉन्फ्रेंस के साथ बहुत, मेरे ख्याल में इट्स टू कन्वीनियंट टू से कि ये एक कोइंसिडेंस है। मेरे ख्याल में काफ़ी लाइकली है कि ये एक जनरल स्ट्रेटजी के तहत हो रहा है। अब आरिफ अलवी साहब का क्या रोल है इसके अंदर? क्या अमेरिका स्पॉइलर का रोल किरदार अदा करना चाहता है? क्या अमेरिका वाकई में इंटरेस्टेड है पाकिस्तान की मिनरल रिसोर्सेज के अंदर, या अमेरिका जो है वो एक यहाँ पे पोटेंशली अपना जो एक प्रॉक्सी जंगों का जो एक सिलसिला उसने हिस्टोरिकली चलाया है, क्या उसको वो रिवाइव करना चाह रहा है? बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप अपनी पिछली सदारत की तरह नहीं इस बारी आए, वो एक एंटी वॉर प्रेसिडेंट इस बारी नहीं नज़र आते, बल्कि वो काफ़ी एक प्रोएक्टिव नज़र आते हैं अमेरिका की उन जंगों को परसू करने में, उन लड़ाइयों को परसू करने में जो अमेरिका के बेनिफिट में जाती हैं। सो आई थिंक डिफरेंस ये है, प्रिंसिपल डिफरेंस नहीं है, जंग के वो खिलाफ नहीं है या अमेरिका को लड़ाई में धकेलने के खिलाफ नहीं है। वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं जो वो जीत नहीं सकते, जैसे कि अफगानिस्तान और इराक की जंगें थीं। इस बारी वो लड़ाइयाँ लड़ना चाहते हैं जिसमें उनकी सियासी पार्टी या उनकी ज़ात एंड एट लार्ज अगर अमेरिका का कोट एंड कोट बेनिफिट है। मेरे पर्सनल ओपिनियन में तो वो अपने सिर्फ इंटरेस्ट ग्रुप जो उनका एक एलीट के जिस हिस्से को वो रिप्रेजेंट करते हैं वो उसके लिए काम कर रहे हैं, बट एक वेग तरीके से, राउंड अबाउट तरीके से, जो अमेरिका के फ़ायदे के अंदर है। अब इसी की जो ज़िमन में जो मिनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका हमने पहले जिक्र किया, उस मिनरल कॉन्फ्रेंस पे जब यूएस की जो डेलीगेशन थी उसके एक सीनियर ऑफिशियल थे एरिक मायर साहब, और वो स्टेट डिपार्टमेंट का जो ब्यूरो है साउथ एंड सेंट्रल एशिया के लिए, यानी स्टेट डिपार्टमेंट जो यूएस की इस फॉरेन पॉलिसी अफेयर्स को देखती है, उसके अंदर जो स्पेसिफिकली साउथ एशिया यानी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, और सेंट्रल एशिया यानी स्तान ममालिक जो ऊपर की तरफ हैं, उनके अफेयर्स को देखते हैं। इसमें इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, ट्रेड रिलेशंस वगैरह को देखा जाता है। उन्होंने अमेरिका के इस्लामाबाद को विज़िट किया और उन्होंने कहा मैं एडवांस करना चाहता हूँ अमेरिकन इंटरेस्ट को पाकिस्तान के अंदर, और ख़ास तौर पे क्रिटिकल मिनरल सेक्टर के अंदर, और इसको मैं वेलकम करता हूँ। ये जो एक कॉन्फ्रेंस इसका वो एक इनेकाद किया गया है, और हम जो है इकनॉमिक कोऑपरेशन को इंक्रीज़ करेंगे, इन्हांस करेंगे, और पाकिस्तान की अहमियत काउंटर टेररिज्म में उसको रीअफर्म करेंगे।
और यहाँ पे उन्होंने एक बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम पाकिस्तान की पोजीशन जो है, सिग्निफिकेंस ऑफ और इम्पोर्टेंस की पोजीशन है टू काउंटर टेररिज्म, उसको हम रीअफर्म करना चाहते हैं। यानी ये बड़े सालों के बाद मैंने जैसे सुना है कि अपना जो वो बिछड़ा बेटा भाई जो भी आप कहना चाहें उसको वो जैसे वापसी की दावत दी जा रही होती है। काउंटर टेररिज्म हमारा वाला जो किरदार है ना, ये बड़ा एक स्पेसिफिक एरा है पाकिस्तान की और यूएस के रिलेशनशिप के अंदर, उस हिस्ट्री के अंदर जो मार्क्ड है वॉर ऑन टेरर के एरा के अंदर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो वॉर ऑन टेरर और जॉर्ज बुश और उस एरा को रिवाइव करना चाह रहे हैं, जहां अमेरिका की कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी के तहत मुसलमान दुनिया को, खासतौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया को इन लाइन रखा जाता था टेररिज्म के नाम से, और कुछ इन्वेस्टमेंट और मिनरल एक्सचेंज और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज और इस तरह की प्रोमिस के ज़रिए उनको सेशिएट किया जाता था। ज़ाहिर बात है डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में अब सोशल प्रोग्राम्स तो नहीं होंगे कि औरतों के लिए उनकी मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए काम कर दें, या हम LGBT वाले के लिए कुछ छोटा सा डेफ डम एंड ब्लाइंड स्कूल बनवा दें, या मैं ऑब्वियसली उसको ज़्यादा एक मतलब जोकिंगली उसको एड्रेस कर रहा हूँ, इतने भी रेडिकुलस प्रोग्राम्स नहीं होते थे, बट सोशल प्रोग्राम्स नहीं इंटरेस्ट, उनका इकोनॉमिक और मिलिट्री प्रोग्राम्स के ऊपर ज़्यादा फोकस है। इस ज़मीन में उन्होंने मुलाकात जो है इन रॉ मटेरियल और क्रिटिकल मिनरल्स के अतबार से, उन्होंने इस 2 दिन के दौरे में हाई लेवल मीटिंग की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ, इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब के साथ और पेट्रोलियम मिनिस्टर मुसद्दिक मलिक के साथ। अब ये कोई हल्की बात नहीं है। यानी आप एक बात समझें कि जो वफ्द आता है स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, जो कि इतना हाई लेवल विजिट नहीं है अमेरिका का, यानी ये कोई अमेरिका का सदर या वाइस प्रेसिडेंट या कोई स्पीकर ऑफ द हाउस या स्पीकर ऑफ द ऑपोजिशन या कोई बहुत बहुत बड़ा फिगर नहीं आ गया, यानी एक अपर मैनेजमेंट में भी एक मिडिल मैनेजमेंट के लेवल की बात है। लेकिन उनकी मुलाकात पाकिस्तान की पूरी टॉप ब्रास के साथ, SIFC की पूरी मैनेजमेंट टीम से मुलाकात जो है, ये कोई हल्की बात नहीं है, इसको आप लाइटली मत लीजिएगा। यानी इसमें डिफेंस के पहलू, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का पहलू, लोकल मिनरल एक्सप्लॉयटेशन का पहलू, बहुत डिफरेंट पहलू है, लेकिन ये हल्की चीज़ नहीं है कि वो हमारी पूरी टॉप ब्रास को मिल लिया उन्होंने, यानी इंटीरियर मिनिस्टर तक को मिल लिया हमारे मोहसिन नकवी साहब को। शायद PCB भी कोई डिस्कशन करना चाह रहे हो, मेरा ख्याल है वो नए स्टेडियम से खुश नहीं होंगे गद्दाफी वाले, या उन्होंने दुबई वाले मैचेस को एंजॉय नहीं किया होगा, या पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस जो रही है इस बार उससे खुश नहीं होंगे। शायद मिनरल्स की भी कोई बात कर लिया, आई डोंट नो। यहाँ पे मुआज ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि ज़िमनी तौर पर जिक्र करना लाजिमन बनता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब यूक्रेन की नेगोशिएशंस भी कर रहे थे तो उसकी कंसेशंस में उन्होंने लाजिमन एक शर्त रखी हुई थी कि अगर प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की और यूक्रेन की जो कैबिनेट और एडमिन है वो अगर वो पैसे लुटाना चाहते हैं जो अमेरिका ने इन्वेस्ट की उनकी लड़ाई के अंदर, तो वो जो मिनरल डिपॉजिट्स और वेल्थ यूक्रेन के पास है और ज़राती ज़मीन वो हैंड ओवर करे और उनको इक्विवेलेंट मनी टर्म्स के अंदर उस वैल्यू जो नॉमिनल वैल्यू थी ऑफ द वेपनरी जो अमेरिका ने प्रोवाइड की थी यूक्रेन को, तो वो उसके बारे में बहुत इंटरेस्टेड थे। तो ये एक अमेरिका का एक नया रुख नज़र आता है जहाँ पे वॉर ऑन टेरर की तरह इनकी फॉरेन पॉलिसी तो है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि उसकी मैसेजिंग, उसकी मार्केटिंग और पैकेजिंग बड़ी ओपन है। वॉर ऑन टेरर के अंदर एंगलिंग बुश की ऐसी थी कि वो मिनरल रिसोर्सेज का नाम नहीं लिया करता था लेकिन पॉलिसी पोजीशन के तौर पे परसू किया करता था। लेकिन यहाँ डोनाल्ड ट्रंप अपनी मार्केटिंग के अंदर भी इंक्लूड कर रहे हैं, कुछ ज़ाहिर बात है वो एक गेम शो होस्ट है, टीवी शो, रियलिटी टीवी शो स्टार रह चुके हैं, तो वो ऑडियंस को समझते हैं और ये अमेरिकन ऑडियंसेस के लिए भी किया जा रहा है इन एज मच एज पाकिस्तान को स्टेट लेवल पे डायलॉग किया जा रहा है। वो अपने एट होम मैसेज देना चाहते हैं कि मैं दुनिया भर में अमेरिका के लिए प्रॉस्पेरिटी और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी सिक्योर कर रहा हूँ। ज़ाहिर बात है जो टैरिफ वाला प्लान भी इसमें अगर आप एक उसको एक पार्ट ऑफ दिस अगर आप आर्ग्यूमेंट इसको कंसिडर करें कि उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट दी थी कि एक अमेरिका का वक्त था कि अमेरिका के मार्केट्स को एक्सेस करने के लिए इतना टैरिफ दिया करते थे एक्सपोर्टर दुनिया जहान के कि अमेरिका को इनकम टैक्स नहीं लेना पड़ता था अपनी आवाम से। और उस ज़माने के अंदर अमेरिका जो है वो सबसे प्रॉस्परस और फाइनेंशियली रिच था, टू द पॉइंट कि अमेरिका को अक्सर अपने बजट को स्पेंड करने के लिए स्पेशल कमिटीज़ बनाना पड़ती थी, उनको पता नहीं था हम करें क्या इस पैसे के साथ। सारी बात है वो एक हिस्टोरिकली एक और टाइम था, इंडस्ट्री का स्केल और था, आज और सूरत हाल है। मैं उनके आर्ग्यूमेंट की लॉजिक को नहीं यहाँ पे तस्लीम कर रहा, लेकिन यहाँ पे सोचने वाली ये बात है कि वो जो मैसेजिंग कर रहे हैं, वो जो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल बेच रहे हैं, जो वो प्रोटेस्टेंट एथिक जिसको कहा जाता है, जो कैल्विनिस्ट एथिक है कि अच्छा करेंगे, मेहनत करेंगे, खूब कमाएंगे, खूब खाएंगे, हुकूमत बड़ी लिमिटेड और छोटी सी होनी चाहिए और बड़ी सारी फ्री मार्केट होनी चाहिए, और उस तरह की जो आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, तो वो प्रॉस्पेरिटी जो बेच रहे हैं अमेरिकन को, उसके अंदर अब मिनरल्स को और एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज को दुनिया जहान में सिक्योर करना भी एक इम्पॉर्टेंट पहलू नज़र आता है।
अस्सलाम वालेकुम। लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक्स मैं शौक से पढ़ता हूँ, तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम एक बुक क्लब बना लें जिसके अंदर माहवार हम एक किताब को कवर करें, और ये मंथली 4 क्लासेस बनेंगी इंशाल्लाह। इसके अंदर हम 12 किताबें एक साल के अंदर कवर करेंगे। एक लिस्ट है बुक्स की, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ, और ये टेंटेटिव लिस्ट है। इसमें मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की किताबें रखी है, कुछ पॉलिटिकल साइंस की, और कुछ थोड़ी जो नॉटी गवर्नमेंट्स की जो मिसगिविंग्स होती हैं और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ है। हमारी क्लासेस जो होंगी वो एंटरटेनिंग होंगी, फन होंगी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जो है सीरियस होगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली ज्वाइन करें, लेकिन अगर आपको फिजिकली ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, ना आप पाकिस्तान में नहीं है, आप लाहौर में नहीं है, तो उनके लिए फिर जूम की ऑप्शन अवेलेबल है और उनको इक्वली एज मच एक्सेस मिलेगा बुक क्लब का। इनकी हम एक सेपरेट व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना देंगे आपकी, ताकि हम वहां पे नोट्स भी शेयर कर पाएं और इन बुक्स को तफसील में डिस्कस करके होपफुली वी मेक फ्रेंड्स एज वेल इंशाल्लाह। तो इसकी फीस जो मुकर्रर है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप टू सी यू देयर एट द बुक क्लब इंशाल्लाह। सी यू सून। तो ये है जो सूरत हाल है, और इसको आपने इस कॉन्टेक्स्ट में लेना कि जो ग्लोबल एक वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट कर रहा है उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर लेना है। अब बायलैटरल ट्रेड जो है वो उसकी एग्रीमेंट्स, उसके प्रोसेसेस, उसके जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं वो उस तरह से नहीं होंगे जिस तरह से 50, 60, 70, 80, 100 साल चले हैं। अब ये नए पैमाने से नई दुनिया का एक आगाज़ हो रहा है। ये मेरी राय है, बहुत बड़े दानिशवरों की राय है और मैंने उन्हीं से ली है। अब एक नए पैमाने पे नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिविजुअल स्टेट लेवल के अंदर, यानी विद इन अ स्टेट, और जो बायलैटरल ट्रेड रिलेशनशिप्स होंगे, और जो दुनिया के अंदर अब आपको एक डिप्लोमेसी की एक वो नज़र आता है, उसमें भी फ़र्क आएगा। मैं आपको इसी की मिसाल देता हूँ कि जब चाइना के ऊपर टैरिफ्स लगाए और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं अब डबल डाउन करूँगा, इनकी ऐसी की तैसी इन्होंने बदतमीज़ी की है मेरे से, मैं इन पर 125% टैरिफ लगाऊंगा, तो वाशिंगटन में बैठे हुए चाइना की जो एम्बेसी है उनके ऑफिशियल अकाउंट से आपको पता है उन्होंने क्या ट्वीट किया? उन्होंने चेयरमैन माओ की वीडियोज़ लगाना शुरू कर दी, मीम्स लगाना शुरू कर दिए अमेरिकन बच्चों को दिखाने के लिए और उनको साइकोलॉजिकली डैमेज करने के लिए मीम्स दिखाना शुरू कर दिया। अब ये कॉन्सुलेट्स और एम्बेसीज बैठ के कर रही हैं हार्टलैंड ऑफ अमेरिका के अंदर, कि वो चैलेंज कर रहे हैं अमेरिकन कंज्यूमर मार्केट को कि तुम लगाओ टैरिफ, हम भी लगाते हैं, हम ट्रेड वॉर खेलते हैं, और हम देखते हैं कि कितनी देर अमेरिकन कंज्यूमर जो है वो इन्फ्लेशन को बर्दाश्त कर सकता है। और चेयरमैन माओ की वो वीडियोस और मीम से इशारा यहाँ पे रेवोल्यूशन की तरफ इशारा है, इनकलाब की तरफ, कि ये जो रियासत तुम्हें कमज़ोर कर रही है या तुम्हें मसनूआत के अतबार से गरीब कर रही है कि तुम्हारी जेब खर्च और ख़रीद की जो कुव्वत है वो कम हो जाए, या तुम इन्फ्लेशन के सामने कुचले जाओ, तुम उसके खिलाफ, यानी आप ये इन सो मैनी वर्ड्स आप ये कहते नहीं हो लफ्ज़, बट द गेम इज़ चेंजिंग। तो इस जीवन में अगेन मुआज़ ने एक बहुत इंपॉर्टेंट और पिवटल सेमिनल पॉइंट रेज किया, और अगर हम कोशिश करेंगे, मुआज़ से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो एडिटर ये प्लीज़ अगर मीम डाल भी दे। एक और मीम उन्होंने शेयर किया था, एक एआई वीडियो थी जहाँ मोटे मोटे अमेरिकन वर्कर्स जो हैं वो मैकडोनल्ड्स खाने वाले ऐसे उन्होंने बनाए थे, एक मतलब एक कैरिकेचर ऑफ एन अमेरिकन फैट मैन, और उनको स्वेट शॉप्स में और लेबर फैक्ट्रीज में और बड़ी बड़ी कारखानों में काम करना पड़ा था और उनसे काम हो नहीं रहा था, उनको पसीने आ रहे थे। यानी वो मजाक उड़ा रहे हैं कि तुम्हारी इंडस्ट्रियल बेस ख़त्म हो चुकी है और तुम अब जिस चीज़ को पैदा करने जाओगे तुम्हें 30, 40, 50 साल लगेंगे उस दोबारा इंडस्ट्रियल बेस को खड़ा करने में, लेकिन उस 30, 40, 50 साल में ज़िंदगी किसी की गुजरेगी? तुम्हारी, यानी अमेरिकन कंज्यूमर की, और तुम जो हो मारे जाओगे इस ट्रेड वॉर के अंदर कि क्योंकि तुम मोटे और तुम बर्गर पिज़्ज़े खाते हो। लिटरली लाइक हस्तीने ऊपर करके ना, लाइक वो जो गंदी प्लेग्राउंड लेवल की कि तुम मोटे हो, तुम्हारी अम्मी तो मोटी हैं, तुम्हारे अब्बू तो पतली हैं, तुम्हारा मुंह तो काला है, और बिल्कुल बच्चों वाली जो बातें होती हैं। बहरहाल DGISPR साहब ने भी कहा था, और हमारे दोस्त मुजम्मिल अयूब ठाकुर ने वो जिनीवा में UN में भी कहा था, कश्मीर से को रेफ़र करते हुए, इंडिया की लड़ाई को रेफ़र करते हुए, और DGISPR ने इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को रेफ़र करते हुए कहा था कि द रूल्स ऑफ द गेम हैव चेंज्ड। तो मेरे ख्याल में आप स्टेटमेंट को वाइडन कर लें, पूरी दुनिया पे आप मैप कर लें, द रूल्स ऑफ द गेम वाकई में दे हैव चेंज्ड। तो आपको अब वो डिप्लोमेसी नहीं नज़र आएगी जो ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 एरा की थी, और ट्रेड भी उस तरह से आपको कि फ्री और ओपन ट्रेड होगा पूरी, ये भी नज़र नहीं आएगा। आपको लोकलाइज डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर, एनर्जी और हैवी इंडस्ट्री की नज़र आएगी, रीजनल ब्लॉक्स की तरफ जाएगा। अल्लाह करे पाकिस्तान भी इसके अंदर मौके का फ़ायदा उठाते हुए ईरान, अफ़गानिस्तान, चीन तो ऑब्वियसली, और कोशिश हो तो हिंदुस्तान के साथ भी एक ऐसा ताल्लुक़ बना सके कि जो रीजन को बेनिफिशियल हो। लेकिन सबसे बढ़ के इसके अंदर मेरे ख्याल में जो हक़ बनता है वो अफ़गानिस्तान और ईरान का बनता है, कल्चरल हिस्टोरिकल टाइज़ की वजह से, मजहबी टाइज़ की वजह से, और बाय द शीयर फैक्ट कि ये 2 बॉर्डर जो हैं हमारे ईरान और अफ़गानिस्तान के, ये हिस्टोरिकली एक ब्लड लाइन रहे हैं। यानी इस खित्ते के अंदर जनरली एक बहुत बड़ा कल्चरल क्रॉस एक्सचेंज हुआ है,
और वो एक्सचेंज जो है, क्योंकि हम भी उसी साइड ऑफ दुनिया से आ रहे हैं, वेदर नॉट फिजिकली हम वहाँ से आ रहे हैं, आइडियोलॉजिकली हम वहाँ से आ रहे हैं। सेंट्रल एशिया या इस्लामिक पर्शियन जो हमारी एंसेस्ट्री है, हेरिटेज है, कल्चरल, स्पिरिचुअल, लिटरल, फिजिकल भी ऑब्वियसली आपकी काफ़ी कौमियतें यहाँ पे उस इलाके की होती हैं। तो इसको हमें मद्देनज़र रखते हुए इस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि रूल्स ऑफ द गेम वाकई में हैव चेंज। और अब आईसीसी की, आईसीजे की, इंटरनेशनल इदारों की उतनी अहमियत नहीं रही। ऑब्वियसली सबसे लास्ट जो इनका जो आप कह लें जो कड़ी है इस जंजीर की, वो तो इकनॉमिक इदारे ही होगी और मिलिट्री इदारे, क्योंकि वो उनको तोड़ना आसान नहीं होता, जैसे कि नेटो या यूएन सिक्योरिटी फोर्स या आईएमएफ जैसे इदारे जो हैं। बट ये भी इंस्टीट्यूशंस जो हैं इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर के टूटने को आए, यानी नज़र आ रहा है होराइजन के ऊपर। इट कैन बी वेरी अगली, वेरी ब्रूटल, वेरी वायलेंट, और इट कैन बी समथिंग पोटेंशली जो रेवोल्यूशनरी है, पीसफुल है, और ह्यूमन हिस्ट्री के कोर्स को एक नए मोड़ पे ले जाए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन आप और हम इसको कैसे लेके चलते हैं। इस ग्लोबल स्टेज को जो रीडिफाइन होता हुआ नज़र आ रहा है, इसके 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 लिए साथ हमारे जो दोस्त हैं या रिसर्चर हैं, उन्होंने एंटोनियो ग्रामशी का कोट जो है उसको उन्होंने कहा कि वो इस्तेमाल किया जाए डिस्क्राइब करने के लिए, मेरे ख्याल में कम्प्लीटली एप्ट है। द ओल्ड वर्ल्ड इज़ डाइंग एंड द न्यू वर्ल्ड स्ट्रगल्स टू बी बॉर्न, नाउ इज़ द टाइम ऑफ मॉन्स्टर्स। यानी कि पुरानी दुनिया जो है वो ख़त्म होते हुए ज़ाहिर बात है आखिरी सिस्कियाँ ले रही है, अपनी कुछ कोशिश कर रही है, फड़फड़ा रही है, कभी मैं भी हूँ, मैं भी ज़िंदा रहना चाहती हूँ। और नई दुनिया जो है वो पैदा होने में उसको अभी लेबर पेन्स आ रहे हैं, वो डिलीवर होने में उसको मुश्किल आ रही है। तो इस वक्त इस इंटरस्टिस के अंदर, इंटरमिशन पीरियड के अंदर, सिर्फ दरिंदों की, मॉन्स्टर्स की गुंजाइश रहती है। तो इधर यू आर एट द टेबल और यू आर ऑन द मेन्यू।